Hey guys, welcome to today. I'm back with another video of NDA Math पेपर सॉल्यूशन। जैसा आप लोगों को पता है मैं आपको 10 to 12 ईयर का क्या कर रहा हूँ पेपर सॉल्यूशन दे रहा हूँ मैथ्स का, और आपको सोचने का तरीका बता रहा हूँ। बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पेपर में किस तरह से अप्रोच होनी चाहिए आपकी, ताकि आप पेपर को सॉल्व कर पाओ। तो जो 10 से 12 के ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होंगे उनका सॉल्यूशन में आपको ये चीज़ें समझ आएंगी कि किस तरह से आपको पेपर अप्रोच होनी चाहिए आपकी, किस तरह से आपको पेपर में सोचना है और किस तरह से आपको पेपर सॉल्व करना है। तो 2019 का जो फर्स्ट एनडीए का एग्जाम था उसका मैथ का पेपर हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, और आज हम करेंगे 22 to 41 क्वेश्चंस, क्योंकि इससे पहले जो 2 वीडियो डाल चुका हूं जिसमें मैंने 10-10 क्वेश्चन के 2 वीडियो डाले हैं, ठीक है ना। तो अप्रॉक्सीमेटली 21 क्वेश्चन से 1 से लेकर 20 क्वेश्चन हो चुके थे, और अब जो करने वाले हैं वो 22 से 41 क्वेश्चन तक हम करेंगे। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मैंने क्या किया है। मैंने एनडीए को क्वालिफाई किया है, सीडीएस को 5 बार क्वालिफाई किया है, और एफकेट को 9 बार क्वालिफाई किया है। ऑल इंडिया गेट रैंक मेरी 238 थी, और अभी तक मैं 2 रिसर्च पेपर को पब्लिश कर चुका हूँ इक्वेशंस के ऊपर। एक वोल्टर इक्वेशन पे मैंने किया है और दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर मैंने इस रिसर्च पेपर को पब्लिश किया एट द एज ऑफ 24। मतलब 24 साल की उम्र तक मैं इतने काम कर चुका हूँ। बात करते हैं टेलीग्राम में कि आप हमें टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम में ज्वाइन करने का फ़ायदा आपको ये होगा कि यहाँ पे जो भी पीडीएफ रहेंगी, पीडीएफ नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो AJ_today पे या फिर DEFANC बाबा पे। आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे SE है ना कि CE है। CE नहीं है, SE है, तो याद रखना टेलीग्राम पे जब सर्च करो तो SE डालो। और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई क्वेरी, कोई सजेशन होगा तो आप बेझिझक होकर मुझे क्या कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, तो defense_बाबा आप यहाँ पे मुझे फॉलो कर लीजिए। और आपकी कोई करिए, कोई भी सजेशन है तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको ग्रुप डिस्कशन, मतलब जहाँ पे आप डिस्कस कर सको, क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करो, तो आप क्या करेंगे, टेलीग्राम पे जाएंगे और NDA एग्जाम 2020 डालेंगे, तो आपको एक टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा जो क्या हो जाएगा, ये लिखा रहेगा NDA क्वेश्चन डिस्कशन ग्रुप, ठीक है। तो वहाँ पे आप जाके हमें फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे डिस्कशन करेंगे। और अगर स्टिल आप मुझसे टच में रहना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे क्या कर सकते हो, पिंग कर सकते हो, ठीक है ना। आप मुझे क्या करो, व्हाट्सएप पे अपना एक मैसेज को, जो भी अभी क्वेरी या क्वेश्चन है वो ड्रॉप कर सकते हो। तो जैसे ही मैं उस क्वेश्चन को देखूंगा, एज सुन एज पॉसिबल आई रिप्लाई टू योर क्वेरी। सो विदाउट मच डिले लेट्स स्टार्ट द सेशन। ओके, सो हम कर चुके थे अप्रॉक्सीमेटली 21 क्वेश्चन तक हम कर चुके थे। सो आपने देखी होगी। ओके गाइस, 22। तो यहाँ से पूछा है कि बताओ ए, आपसे क्या पूछा है कि बताओ कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए एंड ए का वैल्यू क्या आएगी। तो गाइज अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो आप सोचोगे कि चलो ये तो हो गया आपका 3 2 1 4, और एडजॉइंट हो गया कि आप क्या करोगे 4 3 -2 -1, दिस इज एडजॉइंट ऑफ इसका मैट्रिक्स। अब इसको सॉल्व करोगे आप 3 4 7 ऑल दैट, ये सब सॉल्व करोगे, जो क्या हो जाएगा आपका लंबा अप्रोच पड़ेगा। मतलब तो देखो एक चीज़ समझो मेरे भाई, जब भी एग्जामिनर के आपसे क्वेश्चन पूछता है तो वो ये नहीं कहता कि आप पूरे का पूरा ट्रेडिशनल मेथड में जो आपने सीखा है उस पर आओ, तो सोचो कि किस तरह से कर सकते हो। तो ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो मैं इसको डिटरमिनेंट भी मान सकता हूँ। तो आपने देखा होगा कि जब कभी हम A इनवर्स निकालते हैं तो A इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A, यही तो कहते हैं। तो कहने का मतलब है, अगर मैं डिटरमिनेंट ऑफ A लिख दूँ और इसको मैं लिख सकता हूँ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, तो आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक A मैट्रिक्स और एक एडजॉइंट ऑफ A है, और यहाँ पे है, तो हम मान के चलेंगे कि यहाँ पे भी क्या है, एक I मैट्रिक्स है, क्योंकि I इंटू A इज इक्वल टू A मैट्रिक्स। ओके, तो अब कर लीजिए, आपको इसकी वैल्यू चाहिए और हमें इसकी वैल्यू चाहिए। I क्या हो जाएगा 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और A क्या होगा, A की वैल्यू निकाल लीजिए आप। A कितना 4 12 -2 दैट इज 1 0 0 1, और ये हो जाएगा 10। तो जैसे ही 10 मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 10 0 0 10। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको, ऑप्शन बी मुझे दिख रहा है, तो ऑप्शन बी मेरा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ओके, तो होप सो आपको समझ आ गया होगा।
चलो अच्छा, मुझे अभी याद आ गया, मुझसे किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था जो हमने 21 क्वेश्चन किया था, आपको याद होगा, इससे पहली वाली वीडियो आपने देखी होगी। तो इसमें कहा था कि मैंने कहा था कि ये क्या है, एक इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल में आ जाता है। तो मुझसे पूछा कि सर कोई शॉर्टकट बताओ कि किस तरह से हम और सोच सकते हैं। आपने तो कहा कि ये लंबा जाएगा तो इसलिए इसको लास्ट में करना, लेकिन कोई और अप्रोच बताओ जो हम इसे कर सकते हैं। तो गाइस एक चीज़ समझो, देखो इसको ऐसे कर सकते हैं कि 2x इसको -3, देखो मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि किस तरह से आप पेपर में इस तरह से भी सोच सकते हो, ठीक है ना। तो इसको हम अगर स्क्वायर कर दूं और इसको मैं यहाँ से भी स्क्वायर कर दूं, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 4x², ओके, एंड -3 + 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2 × 6 12x, और ये हो जाएगा यहाँ पे 25, और i² की वैल्यू में माइनस ले लेता हूँ तो माइनस, तो यहाँ से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 4x² 2x, और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस ऑफ 34 = 0, और इसको जब मैं 2 कॉमन लेके करूँगा तो ये हो जाएगा 2x² - 6x + 17 = 0। होप सो आपको इतनी बात हो गई। अब इस वाली जो इक्वेशन है ना, देखो अब हम क्या करेंगे ना, इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हमारा आंसर क्या है। अब कैसे तोड़ेंगे इसको, अभी हमारा एम है, देखो यहाँ पे x³ है लेकिन यहाँ पे x², तो मतलब अगर मैं इस इक्वेशन को x कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, x लिख देता हूँ, और इस इक्वेशन में 2x² - 6x + 17 डाल देता हूँ, ओके। तो इस वाली इक्वेशन से किस तरह से आएगा, देखो इस वाली इक्वेशन को देखो, यहाँ पे समझाने के लिए इतना टाइम ले रहा हूँ, यहाँ पे 2x³, ठीक है, -6x² + 17x, लेकिन मुझे क्या चाहिए, 7x, तो यहाँ पॉजिटिव 7x, मतलब मुझे ऐसा चाहिए कि ये नेगेटिव हो जाए, है ना, सेकेंड्स कितना 10, मतलब -10x को हो जाए नेगेटिव, और यहाँ पॉजिटिव 2x², यहाँ माइनस, तो मतलब मुझे कितना चाहिए, 8x² चाहिए नेक्स्ट टर्म में, 8x² - 7x नेगेटिव में चाहिए, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि 26 मिल जाए तो तभी भी मेरा काम, सॉरी 24x मिल जाए तभी भी मेरा काम क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8x² - 24x मुझे हटाना है, ठीक है। और क्या चाहिए मुझे, यहाँ पे 8x² चाहिए, मतलब 8x² - 24x चाहिए मुझे, ताकि ये बैलेंस हो पाए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसी वाली इक्वेशंस को प्लस, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या कह सकता हूँ, इसे मैं कह सकता हूँ 2x² - 6x, तो देखो यहाँ पे जाएगा 8x² - 24x, दैट इज 6x कटेगा 24, यहाँ पे तो 6x² हो जाएगा 17x, तो 24x यहाँ पे बन जाएगा, तो 4 × 6 = 24x, और दिस इज 17x। लेकिन अभी भी क्या हो रहा है, अभी जो 72 है मेरा, इस 72 को देखो, अगर मैं 72 को लिख सकता हूँ, यहाँ पे अगर मैं 17 लिख दूँ तो 17 4 जा 68 हो जाएगा, बचेगा 4 रिमाइंडर, होगा कि नहीं होगा। मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, इस वाली इक्वेशंस को इस तरह में मैं ब्रोक कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। देखो ये प्रैक्टिस है, सोचने का तरीका होता है, या फिर आपको किसी ने पहले इस तरह के क्वेश्चन चीजें कराई होती हैं तो वो आपको समझ आती है। देखो अब जैसे आज मैंने आपको बता दिया, तो इस तरह से भी आप क्वेश्चंस में चेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब इसकी वैल्यू तो दे रखी है मुझे 0, यहाँ 0 बता रखा है ना कि 2x² - 6x 17 क्या हो जाएगा 0, तो ये इक्वेशन भी क्या हो जाएगी 0, और जो बचेगा 4। तो इस पूरे इक्वेशन की जो वैल्यू है, मतलब जो मैंने इसको ब्रोक करके ये लिखा था, तो लास्ट में क्या बचेगा 4, तो 4 ही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से भी हम छोटा कर सकते हैं इस इक्वेशन को। अगर आप इस समझ में नहीं आ रहा है तो इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ दो और लास्ट में जाके इसको ट्राई करो, ठीक है। अब बाकी जो मैंने अभी बताया इस तरह से आप इसको ब्रोक कर सकते हो, ठीक है। 22 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब हम 23 के बारे में बात करते हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बताया कि इसका इन्वर्स निकालो, तो इन्वर्स निकालने के लिए तो आपको पता है कि कैसे निकालना है इन्वर्स निकालना है आपको एडजॉइंट करके फिर ए से डिवाइड, मतलब डिटरमिनेंट से डिवाइड करके तब जाके आपका ए इन्वर्स आएगा। और या तो फिर आप क्या करो, रो कॉलम में मैट्रिक्स दे रखी है आपको, तो मैट्रिक्स में रो कॉलम लगा के आप इसको करो, ठीक है ना। तो वो सब ना करके हम क्या करेंगे, एक चीज समझेंगे, हम क्या समझेंगे, मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना है। अगर आपको इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो मैं आपको आज 2 तरीके बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आपके लिए हेल्प करेंगे। इसका सॉल्यूशन जो दे रही हूँ देखो, सबसे पहले 2 लाइन जो आपकी ये इस तरह से लिख लो, 0 1 0 1 0 0, ओके। अब जो शुरू की 2 लाइनें रहती है, ठीक है ना, अब जो शुरू की 2 लाइनें हैं उनको क्या करो, रिपीट करेंगे हम,
जो ये शुरू की दो लाइन है फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, इसी को हम यहाँ पे डिट्टो उतार देंगे 0 1 1 और ये हो जाएगा 0 1 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये दो लाइनें शुरू की उतार दी। अब जो ये पूरी लाइन है, ऊपर की जो पूरी लाइन है ये वाली फर्स्ट और सेकंड, इसको डिट्टो उतार दो। इसको क्या बताओ, डिट्टो उतार दो 0 0 1 0 0 है ना 1, अब 0 1 0 0 1, ठीक है। तो मैंने क्या किया, डिट्टो जो ऊपर की दो लाइनें थी उनको मैंने उतार दिया। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब क्या करेंगे हम करेंगे जो ये शुरू की दो लाइनें ये वाली, इनको हम काट देंगे और अब हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है, और उसी में हम क्या करेंगे यार, काम करेंगे। तो देखो 1 इंटू 0 इंटू 0 दैट इज 0, 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0 इंटू 0। तो गाइज जब आप इस तरह से चल रहे हो ना, तो देखो मैं ऐसे रो में काम कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब कॉलम में काम कर रहा हूँ और रो में लिखता जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जब एडजॉइंट जो होता है, एडजॉइंट जो होता है वो क्या होता है, ट्रांसपोज होता है, मतलब कॉलम रो में, रो कॉलम में होती है। इसलिए मैं देखो जैसे मैंने यहाँ किया है ना, कॉलम में काम कर रहा हूँ लेकिन रो में लिखता जा रहा हूँ। तो 0 इंटू देखो 0 इंटू 0 इंटू 0, देखो 0 इंटू 0 -1, तो -1 यहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत ये वाली। दूसरी चीज अब देखो ये वाला और ये वाला 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0 0, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 0 इंटू 0 -1 और फिर तीसरे में आएगा 0 इंटू 0 0। उसी तरह यहाँ पे आ जाएगा -1 0 इंटू 0 -1 0 0 0 0 0। तो ये क्या निकला हमारा, एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया हमारा, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए निकल चुका है। अगर आपको अब ए की वैल्यू निकालनी है तो कभी भी याद रखना, जब आपको एडजॉइंट मिल जाए तो एडजॉइंट मिल जाए जो पहली वाली रो होती है और जो पहले एडजॉइंट की पहली वाली रो होती है, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वही इसकी वैल्यू होगी। तो 0 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू -1 दैट इज -1। तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आई, वो जो आपकी वैल्यू आई वो क्या है, डिटरमिनेंट की वैल्यू दैट इज -1। तो हम जानते हैं कि ए इनवर्स अगर मुझे निकालना है तो क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, दैट इज आपका यहाँ दे रखा है, इसमें -1 कर देंगे। तो जैसे ही -1 से इनको डिवाइड होगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 0 1 0 1 0 1 0 0। तो इसका जो क्या निकला, इनवर्स निकला, वो क्या निकला आपका बी। होप सो आपको समझ आ गया होगा। ओके, तो ये किस तरह से निकालना है इनवर्स, ये सब चीज़ों में लगेगा, ठीक है ना, चाहे आप 2/2 की मैट्रिक्स में करो, है ना, 2/2 की मैट्रिक्स में करो या 3/3 की मैट्रिक्स में करो, इसी तरह करना है आपको, ठीक है। तो आप इसी तरह से एडजॉइंट निकल जाएगा और एडजॉइंट की पहली वाली रो और यहाँ की पहला वाला कॉलम इंटू पहली वाली रो का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा मिल जाएगी, और डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी तो आप ए इनवर्स आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि क्या है, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि यहाँ पे याद रखा है मैट्रिक्स तरीके है जिसने हमें बोला है कि ए और बी क्या है, एक ए क्या है, एक ए एंड बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक आपको पता है कि मतलब ए का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो वो ए के बराबर ही आता है, या फिर अब बी का ट्रांसपोज करेंगे तो वो बी ही आएगा। तो ये कहते हैं कि क्या ए बी भी एक, अगर हम ए बी का मल्टीप्लाई मतलब ए बी को हम मल्टीप्लाई में रख दें तो ये क्या क्या होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा कि नहीं होगा। तो गाइज ये कभी भी एक बात याद रखना कि अगर दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, ये कोई सीधे प्रॉपर्टीज होती हैं, मैं नोट शेयर कर दूंगा आपको टेलीग्राम पे, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको डायरेक्टली याद रखनी है। तो कभी भी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट होता है वो कभी भी सिमेट्रिक नहीं होता है। कैसे? क्योंकि देखो ए बी का अगर मैं ट्रांसपोज कर दूंगा तो वो बी ट्रांसपोज ए आता है ना, बी ट्रांसपोज ए बी, जो अगर ए बी का ट्रांसपोज होगा तो बी ट्रांसपोज ए आएगा, ठीक है ना। या फिर अगर हम क्या कहते हैं कि अगर ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज लिखेंगे तो बी ए का होल ट्रांसपोज आएगा, इस तरह से आप कह सकते हो। ओके गाइस, तो ये कभी भी आने का नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमें ए बी बोला है, लेकिन ए बी में जैसे ही हम अगर ट्रांसपोज करेंगे तो वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आएगा, जबकि हमें तो चाहिए क्या, ए बी का ही चाहिए, मतलब इन दोनों का ट्रांसपोज होगा वो ए बी के ही इक्वल होना चाहिए, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये फॉल्स है, तो पहला लीग जो होगा वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। दूसरी कंडीशन दे रखी है कि क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा आपका सिमेट्रिक होगा। तो ये चेक कर लेते हैं कि ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। तो ठीक है,
हम जानते हैं, हमने देखा कि ए जो होता है, ठीक है, ए का मैं अगर करता हूँ ए डैश करता हूँ तो वो क्या होता है, ए होता है, और बी डैश करता हूँ तो वो बी होता है। ओके गाइस, तो अगर मैं यहाँ पे ए डैश का होल स्क्वायर करूंगा, ए डैश का होल स्क्वायर करूंगा तो ये ए स्क्वायर होगा, और हम इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर का डैश, ठीक है, तो ए स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं सिमिलरली सी की तरह बी डैश का होल स्क्वायर हो जाएगा और बी का स्क्वायर हो जाएगा, और बी स्क्वायर ट्रांसपोज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होगा वो कह सकते हैं हम ए स्क्वायर का ट्रांसपोज प्लस बी स्क्वायर का ट्रांसपोज। तो ये क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, सेकंड इज सिमेट्रिक। ये क्या है, एक सिमेट्री है, सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल ओनली 2 इज करेक्ट। तो आपका 24 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ देखते हैं 26 क्वेश्चन में दे रखा है कि a इज इक्वल टू 1001 एंड b इज इक्वल टू 0। तो हमसे पूछा है कि c की क्या वैल्यू होगी, इनमें से कौन सी चीजें करेक्ट होंगी, ठीक है, कौन सी चीजें करेक्ट होंगी। तो कुछ नहीं करना है आपको, सीधे सीधे a और a के साथ अगर हम a cos अल्फा रखेंगे, ठीक है, a cos अल्फा की जो वैल्यू रखेंगे वो आ जाएगा cos अल्फा 0 0 cos अल्फा, और b साइन अल्फा की जो वैल्यू रखेंगे हम तो वो आ जाएगा 0 साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, ठीक है। तो अब करके देख लीजिए सी की वैल्यू, मतलब मुझे कॉस अल्फा साइन अल्फा चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन में देखते हैं माइनस बी आ जाएगा, तो माइनस बी आएगा तो माइनस 0 और साइन अल्फा, तो साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा हो जाएगा, जो कि फॉल्स कंडीशन है क्योंकि यहाँ पे माइनस अल्फा नहीं है, तो पहला तो कट गया। प्लस रखेंगे ए साइन अल्फा, अगर मैं ए साइन अल्फा रखूंगा तो पहली वाली कंडीशन में एक आ जाएगा साइन अल्फा, जो कि क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि मुझे कॉस अल्फा चाहिए पहले डिजिट में, तो कॉस अल्फा ए के साथ कॉस अल्फा ही लग गया, साइन अल्फा तो कभी लग नहीं सकता है। तो लास्ट में बचा आपका चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन को चेक करके देख लेते हैं, अगर दोनों को ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। तो यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, जो डी ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट दे रहा है कि सी के इक्विवेलेंट तो डी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना। साइन अल्फा तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पे कॉस अल्फा है, तो साइन अगर मैं ए के साथ साइन अल्फा करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन अल्फा आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो दो केसेस में साइन अल्फा हो नहीं सकता है। तीसरी चीज में जैसे ही हो जाएगा माइनस साइन अल्फा, दैट इज यहाँ पे साइन आ जाएगा। इस वाली कंडीशन में अगर मैं माइनस करता हूँ तो जो ये बनेगा ना, यहाँ पे माइनस आएगा, जो क्या हो जाएगा, सी के जैसे इक्वल नहीं हो पाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए लास्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको दे रखा है कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन है हमारे पास, 26 क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स का। इसमें क्या बोला है, हमें दे रखी है एक टर्म दे रखी है, और टर्म में हमें दे रखा है कि इसका आंसर कितना होगा, ठीक है ना, इसका आंसर कितना होगा। तो गाइज आपको एक पता होना चाहिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में कुछ चीज़ें लिख लेता हूँ कि ओमेगा क्यूब क्या होती है, 1 होती है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो 0 के इक्वल होता है, ठीक है, ये दोनों आपको याद रखने हैं। तीसरी चीज़ याद रखना है, जो ओमेगा की वैल्यू होती है वो होती है 1 माइनस आई रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, और जो ओमेगा स्क्वायर जो की वैल्यू होती है वो होती है -1 माइनस आई रूट 3 बाई 2। कई बार ये क्या करेगा, आई को अंदर ले जाके आपको इस तरह से भी देखने के लिए मिल जाएगा, आई को अंदर ले जाएगा और ये लिख सकता है -√3, इस तरह से लिख लेगा आपको, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। ये इस तरह से भी लिख सकता है कि यहाँ पे क्या करें, यहाँ माइनस है तो माइनस को अंदर ले ले, -√3 और बाई 2, इस तरह से भी लिख सकता है। तो आप लोग ये अपनी कॉपी पे लिख लीजिए और यही आपके काम आने वाला है। अगर आपको क्यूब रूट के बारे में नहीं पता, यूनिटी के बारे में कैसे आता है क्या है, तो आप लोग कमेंट करना, मैं इसके ऊपर आप एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा ताकि आपको समझ आए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का काम, और बहुत ही सही है, ठीक है ना। तो देखो मैंने आपको बता दिया कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में क्या कर सकते हैं हम, काम कर सकते हैं। तो ये वाला देखो, ये वाला जो बताया मैंने, क्या है, ये क्या है, ओमेगा है, ओमेगा की वैल्यू होती है ये, तो इसमें लिख सकता हूँ ओमेगा बना दिया मैंने, और ओमेगा की पावर 900 प्लस मैंने ये कहा ये ओमेगा स्क्वायर होता है, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 301। ओके गाइज, तो इसको देखो यहाँ पे क्या है, ओमेगा, इसको मैं अंदर क्यूब लेके 300 लिख सकता हूँ, 3 900 हो जाएगा, ओमेगा 900। उसी तरह मैं यहाँ पे इसको क्या कर सकता हूँ, 602 हो जाएगा ना, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, एक ओमेगा बाहर रख के
इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं इसे लिख लेता हूँ 602 हो जाएगा ना, तो मैं ओमेगा 3 इंटू 200 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओके गाइस, तो ये पूरी हो सकती है। देखो मैंने क्या किया, ये टू का मल्टीप्लाई होगा 602 हो जाएगा, तो 602 में 600 ही हो गया और ये 2 हो गया, तो मैंने अलग कर दिया। ओमेगा क्यूब की वैल्यू मैंने 1 बताई थी, तो 1 आएगा, और यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। कोई दिक्कत, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 बाय ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो 1 बाय ओमेगा स्क्वायर। अब देखो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, तो ये किसके इक्वल होता है, मैंने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो हो जाएगा, है ना, प्लस ओमेगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप कह सकते हो 1 बाय ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस ओमेगा होगी, कह सकते हैं हम। तो जब ओमेगा की वैल्यू हमें मिल चुकी है, ओके, तो जब माइनस ओमेगा की वैल्यू मिल चुकी है, तो माइनस 1 प्लस i√3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा, +1 माइनस i√3 बाय 2। तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन बी इजिली मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके गाइस, होप सो आपको समझ आ गया होगा। 1 यहाँ पे हो जाएगा, और 1 का 1, और ओमेगा स्क्वायर जो बच रहा है, ओमेगा स्क्वायर को हमने अलग ले लिया एक, और ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा की वैल्यू भी है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। होप सो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक इमेजिनरी क्या दे रखी है, मैट्रिक्स दे रखी है, और हमसे क्या पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी। तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो 1 प्लस ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह सारी हम ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो मैं आपके लिए एक सिंपल सी मैट्रिक्स बना के दिखा देता हूँ कि सिंपल मैट्रिक्स क्या बनेगी। तो मैट्रिक्स क्या बनेगी इसकी, इस ओमेगा की जगह मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर रख सकता हूँ गाइस, ठीक है, और ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर रख दो, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस ओमेगा हो जाएगी, और ओमेगा का स्क्वायर -1 हो जाएगी। ओमेगा को ओमेगा रहने दीजिए, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। तो गाइस उसको जब हम क्या करेंगे, यहाँ से ओमेगा कॉमन ले लेंगे, कॉलम 2 से कॉमन से, तो ओमेगा स्क्वायर आ गया बाहर आपका, और ये हो जाएगा आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा -1। ओके, और ये हो जाएगा ओमेगा 1 ओमेगा 1, ये 1 हो जाएगा, ये 1 इसको इरेज करके 1 लिख देता हूँ, ठीक है ना, ओमेगा कॉमन लिया है, तो ये हो जाएगा 1 ओमेगा। ओके, तो अब ओमेगा है, अब इसको आप क्या कर दीजिए, रो में थोड़ा सा चेंज कर लिए, तो ओमेगा स्क्वायर रो में चेंज कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं रो में चेंज करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसे लिख सकता हूँ 1 माइनस ओमेगा, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 0 0 1 ओमेगा 1। अब इसे या तो आप सीधा डायरेक्टली एक्सपेंड कर दीजिए, तो डायरेक्टली एक्सपेंड करने पे जो वैल्यू आएगी मैं आपको बताता हूँ, उसकी वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 3 ओमेगा स्क्वायर। 3 ओमेगा स्क्वायर इसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। तो इसको जब आप एक्सपेंड करोगे, थोड़ा सा आपके लिए क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ कि क्या वैल्यू बनेगी, डायरेक्टली आपको कर लेता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा, 1 माइनस ओमेगा, ओके, एंड बचेगा ओमेगा स्क्वायर -1, ये कुछ ऐसा बचेगा, और लास्ट में क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर आ रहा होगा। तो अब इसको देखो, यहाँ पे 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर को क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू है, तो उसे हम लिख सकते हैं ओमेगा +1 और ओमेगा -1। तो यहाँ पे ओमेगा ये हो जाएगी ओमेगा -1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा ओमेगा +1, और ओमेगा +1 की वैल्यू आप ऑलरेडी जानते हो क्या होती है, माइनस ओमेगा स्क्वायर, और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर +1 -2 ओमेगा। ओके गाइस, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओके, अब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फिर से ओमेगा स्क्वायर +1 की वैल्यू माइनस ओमेगा होगी। ओके गाइस, तो माइनस ओमेगा -2 ओमेगा इज इक्वल टू -3 ओमेगा, 3 ओमेगा हो जाएगी यहाँ पे, और यहाँ हो जाएगी माइनस क्या हो जाएगी 3, मतलब माइनस ओमेगा स्क्वायर है, और बाहर भी -2 ओमेगा, तो -4 पावर, तो मैं 3 की पावर रख सकता हूँ यहाँ पे, ओमेगा 3 इंटू ओमेगा लिख देता हूँ, तो ओमेगा इंटू 3 मतलब 1 वैल्यू हो जाएगी, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, लास्ट में क्या आ जाएगा 3 ओमेगा स्क्वायर आंसर आ जाएगा। होप सो आपको समझ आएगा। कहने का मतलब क्या है कि जो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है उसकी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर +1 की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, -ओमेगा, तो -2 ओमेगा माइनस ये हो जाएगा -3 ओमेगा लिख लेते हैं।
ठीक है। अब ये जो ओमेगा स्क्वायर है माइनस, तो इसके माइनस से मैंने ये पॉजिटिव कर लिया। अब जो ये ओमेगा स्क्वायर बचा और ये बाहर वाला ओमेगा स्क्वायर बचा, ये बचा है कितनी, ओमेगा की पावर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा। तो ओमेगा की पावर 3 क्या होती है 1 होती है, तो ये हो जाएगा 3 ओमेगा और ओमेगा का स्क्वायर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। होप सो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर द वर्ड गार्डन, जो गार्डन वर्ड लेटर है हमारे पास, कैन बी अरेंज सो दैट ईच वर्ड वोवल शुड बी अपेयर द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब है कि ए हमेशा ई से आगे आना चाहिए, ए हमेशा ई से क्या आना चाहिए, आगे आना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो कितने वोवल्स है हमारे पास, 2 वोवल्स है। तो देखो इसमें क्या होगा, 2 कंडीशन बनेंगे जब आप इसको अरेंजमेंट करोगे। तो हाफ टाइम, क्योंकि 2 है ना, हाफ टाइम ए ई से आगे रहेगा, है ना, ए बिफोर ई, और आधे उसमें हाफ उसमें क्या रहेगा, ई बिफोर ए। ये कंडीशन है, बस यहाँ पे इतना दिमाग लगाना है बस कि आधे उसमें ए ई से आगे रहेगा और ई आधे उसमें ए से आगे रहेगा। ये 2 कंडीशन बनेगी। तो ये कब होगा, जब टोटल अरेंजमेंट में जो टोटल अरेंजमेंट रहेंगे उसमें आधी टाइम जो करेगा वो ए, उसमें ए ई से आगे रहेगा और आधे अरेंजमेंट में ई ए से आगे रहेगा। तो टोटल अरेंजमेंट किससे निकलेगा, टोटल अरेंजमेंट निकलेगा कितने अल्फाबेट है, 6 अल्फाबेट है, दैट इज 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, दैट इज 726 फैक्टोरियल कितना होता है 720 होता है, और 720 का 2 से करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा। तो 360 कुड बी द आंसर। इसका 360 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा मेथड भी है, दूसरा मेथड ये सबसे इजी है, दूसरा मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, जस्ट लीव इट, आपको जो समझा देता हूँ। बाकी जो इसकी सॉल्यूशन की जो पीडीएफ होगी, सॉल्यूशन की जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल, जो मैंने आपको बताया था टेलीग्राम चैनल में मैं शेयर कर दूंगा, वहां से जाके आप देख सकते हो उसके और सॉल्यूशंस। 29 क्वेश्चन देखते हैं। 29 क्वेश्चन ने बोला है कि x की ऐसी क्या वैल्यू जिसके लिए v इज इक्वल टू आर इक्वल टू एस हो। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे जो v, यहाँ पे x की जो वैल्यू वो -2 होगी। इस वाली कंडीशन के लिए भी x की वैल्यू -2 होगी, तभी जाके क्या हो सकती है, तीनों इक्वल हो सकते हैं। तीसरी कंडीशन में भी x इक्वल टू -2 पे हो सकती है। तो ये आंसर इज -2, दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन था, ये सब कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ सेट का क्वेश्चन है। इन अ ग्रुप ऑफ 20 टीचर्स इन अ स्कूल, 10 टीचर्स मैथ एंड 9 टीचर्स फिजिक्स, नॉट टीच फिजिक्स करते हैं, 10 मैथ करते हैं, 7 टीच केमिस्ट्री, 7 केमिस्ट्री करते हैं, 4 टीच बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बट नन ऑफ देम टीचर्स बोथ मैथ एंड केमिस्ट्री। जैसे इसने मैथ केमिस्ट्री बोला तो इसका मतलब है कि ये सर्कल जो बनेंगे वो कुछ ऐसे बनेंगे, क्योंकि इसने बोला कि कोई भी केमिस्ट्री नहीं पढ़ाता है। ठीक है। एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ टीचर हु टीचेस बोथ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, जो केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों पढ़ाता है वो बताने। मतलब अगर मैं इसको कहता हूँ ये मैथ्स का है, ये फिजिक्स का है और ये केमिस्ट्री का है, तो मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन बताना है जो उसमें मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों बता रहे हैं। तो टोटल लोग कितने हैं, 20 हैं। 10 टीच करते हैं मैथ्स को, ठीक है, और 9 करते हैं फिजिक्स को और 7 करते हैं केमिस्ट्री को। ठीक है। अब ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि 4 बोथ करते हैं। जब देखो 4 यहाँ पे आ गया ना, 4 यहाँ बीच में आ गया, तो इसका मतलब है 4 यहाँ पे अगर दोनों पढ़ा रहे हैं तो 6 लोग जो होंगे, 10 यहाँ लिख देता हूँ, तो ये 10 तो क्या टोटल पढ़ाते हैं, तो 6 क्या होंगे सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं और 4 बोथ पढ़ाते हैं मैथ और फिजिक्स। अब जब 4 मैथ फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5 बचेगा। जो 5 क्या होंगे, जो केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ा रहे होंगे, केमिस्ट्री फिजिक्स, और यहाँ 7 है। तो अब यहाँ पे जो 7 है, तो इस 7 में हमें बताना है कि ऐसे कितने टीचर होंगे जो केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ा रहे होंगे। देखो यहाँ 5 है और यहाँ 7 है, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली कितने लोग होंगे, अप्रोक्सीमेटली कितने होंगे, 2 कैसे होंगे, यहाँ पे देखो जब ये 2 यहाँ पे आएंगे तो ये 3 आ जाएगा, क्योंकि अगर आप 2 से ज़्यादा रखोगे ना, 3-4 रखोगे तो टोटल लोग जो 20, आपको 20 लोगों का भी ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे 3-4 आप ज़्यादा बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा चले जाएगा, 20-22 ऊपर चलेगा, और 1 से कम लोगे तो आपका 19 वगैरह आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 3 फिजिक्स पढ़ाएंगे जो फिजिक्स पढ़ा रहे होंगे, 3 क्या होंगे ऐसे होंगे जो सिर्फ फिजिक्स पढ़ा रहे होंगे, 2 आपके केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ा रहे होंगे, और
केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ा रहे होंगे और 5 जैसे होंगे जो सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ा रहे होंगे गाइस। तो ये सब कैसे आएगा आपके साइंस में, जब आप सेट्स को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे और वेन एंड डायग्राम को समझोगे तब। अदरवाइज आप लोग फॉर्मूले से चेक कर सकते हो जो आप लोगों को पता है ना, ए यूनियन बी यूनियन सी आपको पता है वाला फॉर्मूला, आप उसको अप्लाई करिए और आप चेक कर सकते हैं, लास्ट में आंसर 2 ही आएगा। बाकी ये सेट के अगर आप सेट पढ़ रहे हो तो आपके समझ में आराम से आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा इसका, वेन एंड डायग्राम से आंसर इसका 2 है। आप लोग चाहो तो आप लोग फॉर्मूले से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था और थोड़ा लेंथी भी था, लेकिन आपको समझना होगा। ये कह रहा है कि अल्फा और गामा क्या है, रूट है किसके, ax² प्लस -4x प्लस 1 के लिए। तो अगर इसके रूट है तो सम ऑफ रूट कर लेते हैं, अल्फा प्लस गामा है, बीटा नहीं है, अल्फा प्लस गामा है, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू की वैल्यू क्या दे रखी है, 4/a आ जाएगी, और अल्फा इंटू गामा की वैल्यू निकालूंगा तो 1/a आ जाएगी, ठीक है। उसी तरह से पहला सेट मुझे मिल चुका है। दूसरा क्वेश्चन ये थोड़ा लंबा था, इसमें कोई ट्रिक भी अप्लाई नहीं हो सकती, लेकिन लास्ट में आपको एक चीज़ समझाऊंगा वो समझना है। दूसरी सॉल्यूशन क्या बनेगी कि यहाँ पे क्या है, बीटा और डेल्टा। तो बीटा प्लस डेल्टा की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो वो आ जाएगा 6/b, और बीटा इंटू डेल्टा की बात करूँ तो वो क्या आ जाएगी आपकी 1/6। अब क्या बात कर रहा है कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर इन HP। HP का मतलब क्या होता है कि जो ये इनका रेसिप्रोकल होगा, मतलब 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा एंड 1/ जो डेल्टा होगा, ये सब AP में रहेंगे, है ना। HP का मतलब क्या होता है कि जो उसके रेसिप्रोकल रहेगा वो सब AP में होना चाहिए, तो वही क्या होता है, हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है, ठीक है। तो ये अगर ये 4 टर्म क्या है AP में, अगर ये 4 टर्म AP में है तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कहूँ 1/बीटा माइनस 1/अल्फा इज इक्वल टू 1/डेल्टा माइनस 1/गामा, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि कॉमन डिफरेंस बराबर होगा। अब देखो अगर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो मैं फंस जाऊंगा, क्योंकि अभी तक तो हमारे पास जो इक्वेशंस हैं वो अल्फा गामा की हैं या फिर बीटा डेल्टा की हैं, लेकिन अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मैं फंस जाऊँगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले टर्म को उठा के गामा के साथ ले आता हूँ और इस वाले टर्म को लेके इधर आता हूँ। तो ये इस तरह से लिख पाओगे आप 1 - बीटा 1 - डेल्टा इज इक्वल टू 1/अल्फा माइनस 1/गामा, ओके। और इसको इक्वेशन को हम लिख पाए अगर, तो हम इसे लिख सकते हैं डेल्टा माइनस बीटा अपॉन डेल्टा बीटा इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा अपॉन गामा अल्फा। अब माइनस को अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ, माइनस कॉमन ले तो हम इसे लिख सकते हैं बीटा माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा बीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस गामा अपॉन गामा अल्फा। तो जो वैल्यू होगी वो इसी पे डिपेंड करेगी। हमें हार्मोनिक प्रोग्रेशन से हमें ये एक चीज़ पता चल गई कि ये कुछ चीज़ हमारे पास है, ओके गाइस। तो जो हमें ज़रूरत नहीं है उसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे मेरे को जो चीज़ पता चली है वो ये है, लेकिन हमारे पास तो क्या है, अल्फा बीटा जो है, अल्फा बीटा गामा जितने भी हमारे पास जो वैल्यू है वो 4/a 1/a है, और हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। लेकिन यहाँ पे तो ये क्या है, माइनस में। तो माइनस के लिए कैसे निकालते हैं, देखो अगर कभी आपको x + y दिया रहता है और आपको x - y की वैल्यू निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, x - y की हम क्या करते हैं, रूट करते हैं x + y का होल स्क्वायर करते हैं -4xy, यही तो करते हैं। तो उसी तरह अगर मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो अल्फा माइनस जो गामा है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा मतलब 4a² दैट इज 16a² हो जाएगा गाइस, माइनस 16a² माइनस 4 इंटू दैट इज 4/a हो जाएगी, और अपॉन 1/डेल्टा की वैल्यू, अगर मैं इसको यहाँ से इसको किससे माइनस कर रहा हूँ, अल्फा गामा से माइनस कर, तो अल्फा गामा की वैल्यू कितनी है, 1/a। तो 1/a मतलब ऊपर चल जाएगा और यहाँ पर अपॉन में, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख लेता हूँ 16 - 4a, और यहाँ से a से बाहर निकला और इन दोनों में से कॉमन a आ गया स्क्वायर बाहर, तो a से a कट जाएगा, बचेगा मेरे पास 16/a। ओके गाइस, होप्स आपको क्लियर हो गया हो यहाँ तक। उसी तरह अगर मैं इसकी वैल्यू भी निकालूँ तो ये हो जाएगा 16 - 4b। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं, ओके गाइस। तो आपको इसकी वैल्यू मिल चुकी है और इसकी वैल्यू भी मिल चुकी है, देखो इसकी वैल्यू मिल चुकी है और साथ में आपको
इसकी वैल्यू मतलब b डेल्टा इसकी वैल्यू भी मिल चुकी है, जैसे रूट ऑफ 16 4b, और इसकी वैल्यू मिल चुकी है जो आपको दे रखी है रूट 16 माइनस 4a। अगर आप दोनों को कॉमन इक्वल रख दोगे, दोनों को इक्वल रख दोगे तो रूट से रूट हट जाएगा और ये कुछ इस तरह से बनेगी इक्वेशन आपकी 16 माइनस 4a इक्वल टू 16 माइनस 4b। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे देखो हम यहीं पे इस चीज़ को रोक सकते थे वैसे, अब आप देखोगे ये इक्वल कब हो सकती है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा कि मैं 4 इधर ले जाऊँ, ये पॉजिटिव हो जाएगा, 16 16 जीरो हो जाएगा, दैट इज 4a माइनस 4b इज इक्वल टू, ये 16 इधर चल जाएगा, सॉरी आई एम सो सॉरी, मैंने एक गलती कर दी, यहाँ पे 16 4b नहीं होगा, मैं इक्वल लेके चल रहा था, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, सिमिलर कंडीशन नहीं है, ठीक है ना, 16 नहीं आएगा, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल चुकी है। इसी तरह अगर हम बीटा माइनस डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये 36 आ जाएगा, सॉरी आई एम सो सॉरी, ये आ जाएगा 36 माइनस बी स्क्वायर माइनस बी हो जाएगा 4/6, कितना आ जाएगा 4/6 अपॉन, अगर मैं इसको बीटा डेल्टा की वैल्यू दे देता हूँ तो 1 क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओके ये बी होगा, ठीक है ना, तो ये बी हो जाएगा, तो जो इसको करेंगे तो ये आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 36 माइनस 4b, नॉट 16 और 36 माइनस बी। अब इन दोनों को हम क्या रख देंगे, इक्वल रख देंगे, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, इन सबको हटा देता हूँ, होप सो आपने लिख लिया होगा, आपको थोड़ा समझ भी आएगा, है ना। तो अब यहाँ पे देखते हैं आगे क्या करना है। तो अब इन दोनों को जैसे इक्वल होंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएंगे और ये आ जाएगा 16 माइनस 4a इज इक्वल टू 36 माइनस 4b। अब गाइज यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे से इस इक्वेशन जब हमने रूट निकाल दिया ना, यहीं तक हम एक चीज़ कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, ऑप्शन में पुट करेंगे, इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग इक्वेशन हम इक्वेशन को सॉल्विंग करने से बचेंगे और हम क्या करेंगे, यहीं रूट पे ये सोचेंगे कि ये बराबर कब हो सकते हैं। तो देखो अगर मैं a की वैल्यू 3 रख देता हूँ तो 4 या 12 दैट इज 4 वैल्यू देगा, और इसकी a की वैल्यू 8, b की वैल्यू 8 दे देता हूँ तो 8 32 दैट इज 4, तो 4 मतलब 4 दैट इज ये दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है पहली वाला ऑप्शन क्या हमारा ट्रू है। इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द इक्वेशन हम क्या करें कि यहीं पे क्या करें, ऑप्शन में से वैल्यू पुट करने की कोशिश करें और जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। और यही आपको बहुत बार जब आप एनडीए का पेपर में बैठोगे तो आपको बार बार इक्वेशन सॉल्विंग करने से बचना है, इक्वेशन सॉल्विंग करने से बचना है आपको। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला करेक्ट हो जाएगा। और इसी तरह अगर आपको नहीं लगता है तो उसको देख लेते हैं पूरा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे से हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको फोल्ड कर लेते हैं, 4a माइनस 4b इज इक्वल टू इसका लाते हैं और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 20, तो माइनस ऑफ 20। अब माइनस ऑफ 20 का पॉसिबिलिटी है जब आप पहले की वाली a की वैल्यू रखोगे तभी जाके ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी जो पहला ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, आप पुट कर लो ए, ये कंडीशन तभी पॉसिबल है, ये इक्वेशन तभी सेटिस्फाई करेगी दैट इज -20 कब आए, आंसर कब आए, जब a इज इक्वल टू 3 होगा और b इज इक्वल टू 8 होगा। बाकी सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट कर सकती जो इक्वेशन आई है, या तो ऐसे कर लीजिए या फिर आप पहले ही जो आपको शुरू में मिल चुका था रूट वहीं पे जाके आप क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन को चेक कर सकते हैं बाय जस्ट टेकिंग ऑप्शंस का यूज आपको करना ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंडर द वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस व्हिच द सिस्टम हैज इक्वेशन दे हुई हैव नो सॉल्यूशन। अगर ये दो लाइन के इक्वेशंस होती है गाइस, है ना, दो इक्वेशंस होती तो सिर्फ आप आप जानते हो a1 b1 और यहाँ पे कितना 3 वेरिएबल है। अगर 2 वेरिएबल है फिर भी आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे 3 वेरिएबल है और 3 इक्वेशंस है। 3 वेरिएबल 3 इक्वेशंस का मतलब क्या है कि आप इस चीज़ को क्या करोगे, मैट्रिक्स में ले जाओगे, है ना, मतलब डिटरमिनेंट में ले जाओगे। तो आप जानते हो इसका डिटरमिनेंट कैसे लिखना है, इसका डिटरमिनेंट हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ जाएगा k1 1, है ना, 1 k1 1 1 k, ठीक है। और b को क्या लिख सकते हैं हम, दैट इज k -1 k -1 k -1 और ये हो जाएगा x y z। तो अब देखो ये क्या बोल रहा है कि क्या होना है, डज नॉट द सिस्टम हैव नो सॉल्यूशन। हम जानते हैं कि जब नो सॉल्यूशन की बात होती है गाइस तो इसका मतलब क्या होता है, जो डिटर्मिनेंट रहता है, डिटर्मिनेंट शुड बी ए, दैट इज वही तो होता है नो सॉल्यूशन, नो
सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कराना होता है तो ए डज नॉट इक्वल टू 0, ये आपको पता ही होगा। तो डिटरमिनेंट पता चल चुकी है, डिटरमिनेंट को क्या कर दो, एक्सपेंड कर दो और उसको 0 के इक्वल रख दो। तो जब भी आप इसको एक्सपेंड करोगे, ओके, जब आप इसको क्या करोगे, एक्सपेंड करोगे, तो एक्सपेंड करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आप चाहो तो इसको इसमें बहुत सारे क्या कर सकते हो, रूल ला के इसको छोटा कर सकते हो। जैसे इसको माइनस कर दिया, ठीक है ना, माइनस कर दिया, फिर चीज ले ली, तो आप करो, मैं सीधे लिख लेता हूँ कि जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ वैसे बनेगी, के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको आप क्या करोगे, उसमें रूट में तोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, के माइनस के की जो वैल्यू आएगी, मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ, के की जो वैल्यू आएगी इसे हम क्या करेंगे, चलो लिखो पूरी इक्वेशन ही कर लेते हैं। तो के स्क्वायर माइनस 2k माइनस के प्लस 2 इक्वल टू 0, के की वैल्यू है तो के माइनस 2 आ जाएगा और यहाँ पे 1 करेंगे, के माइनस 2 इक्वल टू 0, तो के की जो वैल्यू आ जाएगी 1 आएगी और के की वैल्यू 2 आएगी, के की वैल्यू 1 और के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे के की वैल्यू 1 और 2 आ जाएगी। सॉरी, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे के 3 वेरिएबल है गाइस, तो यहाँ पे अगर जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे, ओके, तो के स्क्वायर माइनस 1, तो ये के की 3 वैल्यू आएगी आई थिंक, तो यहाँ पे 3 आएगी। तो आप क्या करोगे, के की वैल्यू 1 तो आएगी लेकिन के की वैल्यू माइनस 2 आनी चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं दिख रही, दैट मीन्स आई मेड अ मिस्टेक। आप लोग इसको कर लेना, और कोई अगर मैं गलती कर रहा हूँ इसको सॉल्व करने में तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं इसको डिटरमिनेंट को ओपन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो के 3 माइनस 3 के इक्वल टू 2 आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, के की वैल्यू पुट करके देख लो, ऑप्शन में से ही पुट करके देख लो। तो के की वैल्यू 1 करेंगे तो 1 1 2 3 3 इज इक्वल टू 0, तो के की वैल्यू तो 1 इज इक्वल टू आ ही जाएगी, ऑप्शन में से चेक कर लेते हैं। अब के की वैल्यू यहाँ पे एक बार माइनस 2 है और एक बार माइनस नॉट टू इक्वल टू और एक बार के है, तो के की वैल्यू हमें बस दूसरी बार चेक करनी है, तो ये आ जाएगा माइनस 8 प्लस 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 2 भी आ जाएगी। आप लोग इक्वेशन इसको चेक कर लेना, बाकी ऑप्शंस में से मैंने आपको बता दिया कि ये क्या आ जाएगी, सेटिस्फाई करेगी, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आप बार बार इक्वेशन को सॉल्विंग करने से बचें, जैसे मैं अभी आपको कर रहा था ना, के की वैल्यू निकाल के दिखा रहा था, वो चीज़ें करने से बचें, खुद को हमेशा खुद को इक्वेशन सॉल्व करने से बचाएं, क्योंकि वो इक्वेशन आपको सॉल्विंग आपका टाइम कंज्यूम करेगी। आपका काम क्या है, अपना टाइम को बचा के मैक्सिमम क्वेश्चंस को अप्रोच करना। तो जब भी इक्वेशंस आए तो हमेशा जो ऑप्शन देखने हैं उसमें से चूज करो। ओके गाइस, होप सो आपको क्लियर होगा। बाकी इक्वेशंस देख लेना, यहाँ पे के की पावर 2 के की पावर 3 बनेगी, क्योंकि यहाँ पे के 3 वेरिएबल है एज पर एज थिंक, ठीक है, जितना मैं सोच सकता हूँ। यहाँ पे अभी कई बार मेरे से मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि गाइस मैं कंप्यूटर पे कर रहा होता हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो वो एकदम से माइंड मेरा कॉन्सेंट्रेट डाइवर्ट होता रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या दे रखा है, इफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर 6 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द लार्जेस्ट एंगल इंक्लूड। तो देखो ये कह रहा है कि लार्जेस्ट एंगल इंक्लूड क्या होगा, तो देखो जो लार्जेस्ट साइड होगी उसके अपोजिट क्या बनेगा, लार्जेस्ट एंगल बनेगा। तो सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी सपोज, ओके, और एक साइड 6 है, एक साइड 10 है, एक साइड 14 है, तो मुझे क्या निकालना है, एंगल सी निकालना है। तो एंगल सी निकालने के लिए जब हमें साइड गिवन रहती है तो हम किसका फॉर्मूला का यूज करते हैं, कोसाइन फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो कोसाइन फॉर्मूले का यूज करेंगे तो कोसाइन सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाली साइड का 6 स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6 इंटू 10, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1/2 कॉस सी -1/2, और कॉस सी की 1/2 की वैल्यू होती है 120। होप सो आप जानते होंगे। तो आंसर इज 120 डिग्री, तो 33 का क्या आ गया है, 120 आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपसे पूछा है कि x एंड y टू नॉन एम्प्टी सेट है। तो देखो अगर मैं इसको इस तरह से समझूं, किस तरह वेन डायग्राम से, ठीक है ना, ये क्या है, x सेट है और ये y सेट है, दोनों क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, और ये हमारा यूनियन हो गया। ये कह रहा है कि दे आर नॉन एम्प्टी सेट एंड व्हाट इज x माइनस वाई। तो जब x माइनस वाई करेंगे तो जो x माइनस वाई है ना, देखो x माइनस वाई तो ये भी हट जाएगा, इसको मैं इस तरह से दिखाता हूँ। जो x माइनस वाई होगा तो x माइनस वाई ये है, और इसका कॉम्प्लीमेंट, तो x माइनस वाई का कॉम्प्लीमेंट, तो x माइनस का कॉम्प्लीमेंट होगा तो यूनियन से बच जाएगा। तो क्या बचेगा कि जो x माइनस वाई होगा, जो बचेगा x इंटरसेक्शन, ये बचेगा x का कॉम्प्लीमेंट है ना, x का कॉम्प्लीमेंट यूनियन y, जो x का कॉम्प्लीमेंट होगा, मतलब x का कॉम्प्लीमेंट होगा जो x को काट के जो y का यूनियन होगा, वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। होप सो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी, क्योंकि
देखा x माइनस वाई जो है, तो वो x माइनस वाई क्या हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया x माइनस वाई की, y के टर्म हमने हटा दिए और उसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया हमने। अब उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है जो पूरे यूनियन से हम माइनस कर दें, तो पूरे यूनियन से माइनस ही कर दें कि जो x का कॉम्प्लीमेंट है ना, जो x का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, x का कारण पूरा ये x का पूरा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा u माइनस, यही तो करते हैं यूनिवर्स एक्स से x माइनस कर देंगे तो जो x का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो जैसे ही हम ये माइनस करेंगे उसका यूनियन y के साथ, उसका पूरा यूनियन ही तो वो x का x वो होगा जो हम निकालना चाह रहे हैं, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, यही क्या आ जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक चीज़ तो वेन डायग्राम से होप्स आपको समझ आएगी, नहीं आई तो मैं आपको दोबारा एक अल्टरनेट मेथड भी समझा देता हूँ ताकि आप लोग डाउट ना करो। डाउट ना करने के लिए हम कह सकते हैं, देखो x माइनस वाई का क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन निकालना, मतलब कॉम्प्लीमेंट निकालना, x माइनस वाई का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो उसको क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि x, ठीक है, और इंटरसेक्शन y का कॉम्प्लीमेंट। x सेक्शन वो जो y का कॉम्प्लीमेंट है, जो इस वाला पोर्शन ना, तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, y का कॉम्प्लीमेंट। तो y का कॉम्प्लीमेंट होगा जो एलिमेंट y पे नहीं आ रहे और साथ में उसका x का यूनियन, तो वही हमारा क्या होगा, x माइनस वाई होगा। तो आप कर सकते हो, तो ये वाला हो जाएगा और x का इंटरसेक्शन, इसका कॉम्प्लीमेंट, तो इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे x इंटरसेक्शन यूनियन और y इंटरसेक्शन का इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट, y x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो x कॉम्प्लीमेंट यूनियन y हो जाएगा आंसर। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि x माइनस वाई को हम लिख सकते हैं x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट भी हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब मैं आप लोगों को PDF नोट्स वगैरह जो इंपॉर्टेंट चीज़ होंगी वो मैं शेयर कर दूंगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, इसका C आ जाएगा। अगर आपको किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप लोग कमेंट करिए, ताकि मैं आप मुझे कमेंट करोगे, आप मुझे बताओगे ना, तो मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, है ना। तो मैं टाइम की केयर में करके आपके लिए सेपरेट वीडियो लाऊंगा, जिससे आप लोग क्या कर पाओगे, समझ पाओगे चीज़। अगर आप लोग मुझे बताओगे नहीं कमेंट करके तो मैं आप लोगों की हेल्प नहीं कर पाऊंगा। मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप लोग समझ चुके हो। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विच एंटिटीज आर रिक्वायर्ड। तो देखो कभी भी ट्राइंगल का एरिया रिक्वायर्ड होता है तो एटलीस्ट हमें क्या पता होना चाहिए, तो दो साइड एक एंगल पता होना चाहिए या फिर दो एंगल एक साइड पता होनी चाहिए। ठीक है, दो एंगल एक साइड पता होनी चाहिए या फिर दो साइड एक एंगल हमें पता होना चाहिए कोई भी ट्राइंगल को फॉर्म करने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या बात कर रहा है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो देखो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल, हम साइन रूल का एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये क्या है, साइन जो फॉर्मूला होता है उसको क्या है, जैसे कोसाइन रूल होता है वैसे साइन रूल जो होता है उसका मॉडिफिकेशन है, तो आप लोग इसको ध्यान रखोगे। तो साइन ए बी बाय साइन सी इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर साइन बी सी इंटू साइन सी अपॉन साइन ए इक्वल टू लिख सकते हैं बी स्क्वायर साइन ए साइन सी अपॉन साइन बी। तो ये होता है एरिया ऑफ फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्राइंगल को इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि अगर हमको दो एंगल मिल जाते हैं और एक साइड मिल जाती है तो हम तीसरा एंगल तो खुद ही हो जाएगा 180 माइनस निकल सकता है सी, और एक साइड हमें मिलनी चाहिए। तो मतलब इसका मतलब क्या है, दो एंगल और एक अपोजिट साइड अगर हमको मिल जाए, तो अगर यहाँ पे एंगल ए बी मिल जाए और एक साइड सी मिल जाए तो हमारा काम क्या हो जाएगा, चल जाएगा। यहाँ पे देखो ए बी साइड ए बी सी दे रही है, तो इसका मतलब क्या, हमें अपोजिट साइड चाहिए होती है। तो अपोजिट साइड दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आप लोग लिख सकते हो। अगर आप लोगों को साइन रूल और कोसाइन रूल नहीं पता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मैं आपको साइन रूल कोसाइन रूल, बेसिकली एक होता है शॉर्ट बोलते हैं उसे, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल नाम से एक चैप्टर होता है जिसमें हमें यही सब करनी होती है। अगर आप लोगों को नहीं पता है वो सारी चीज़ें तो आप लोग कमेंट करना, मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाऊंगा। लेकिन मुझे वो मेरे आप लोग जब बताओगे तभी तो मैं उसका आप लोगों की हेल्प कर पाऊंगा। ओके गाइज, यहाँ पे चलो देखते हैं। ये कह रहा है कि ए और बी क्या है, नेचुरल नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कि इनके लिए करेक्ट होगा। देयर आर 3 एग्जिट मोर देन वंस फाइनाइट नंबर ऑफ बी सच दैट ए बी, मतलब एक मोर देन वन, एक से ज़्यादा क्या होंगे फाइनाइट नंबर होंगे जिसके लिए ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल होंगे। देयर एग्जिट एग्जैक्टली वन बी सच दैट, एक ना एक सिर्फ एक ही बी होगा जिसके लिए ए बी इक्वल टू बी होंगे।
देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट मैनी बीज सच दैट, बहुत सारे बीज होंगे जिसके लिए क्या होगा ए बी इज इक्वल टू बी होगा, देयर इज कैन नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, ए बी को चेक करते हैं। जैसे ही हम ए बी को चेक करेंगे तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा 1 2 0, तो ये आ जाएगा ए और 2 0 का 0। फिर यहाँ करते हैं आगे, यहाँ पे करेंगे हम 2b आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे करेंगे हम 3a 0, फिर हम कर सकते हैं 4b। ठीक है, फिर यहाँ पे करेंगे ba देख लेते हैं। तो ba को हम भी जब आगे रखेंगे तो यही आपका आएगा 1 2b 3a 4b। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ए बी इज इक्वल टू बी ए ऑलरेडी है, और आप कोई भी वैल्यू डालो ए मतलब क्या है, ए इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 2b 4b के दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो इसका मतलब मुझे क्या पता चला कि यहाँ पे बहुत सारी क्या है, बी के लिए क्या है, बहुत सारी एंट्रीज डाल सकते हो जिसके लिए हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। क्या होंगे, हमेशा बहुत सारी एंट्रीज होंगी, इनफाइनाइटली मैनी एंट्रीज होंगी जिसके लिए क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। तो ऑप्शन इज करेक्ट सी, क्योंकि यहाँ पे देखो ना बी की और ए की करेंगे तो हमेशा इक्वल आएंगे, चाहे आप यहाँ पे 2 ले लो 3 ले लो 4 ले लो, वो हमेशा बराबर ही आते रहेंगे और आपका आंसर हमेशा सेम आता रहेगा। तो इनफाइनाइटली मैनी बी सच दैट क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू ए इक्वल टू बी इक्वल ए बी इक्वल टू बी, हमेशा याद रखना। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइटली देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ बीज फॉर विच, यहाँ पे हम कह सकते हैं फॉर विच ए बी इज इक्वल टू बी है, क्योंकि नेचुरल नंबर इनफाइनाइट है। ठीक है ना। तो होप्स आपको समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है, मैट्रिक्स में हमें क्या दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इनवर्स ऑफ एम इज इक्वल टू एग्जिस्ट करेगा, और दूसरा के शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, कि ए अगर इम्प्लाइज कर रहा है बी पे बट बी इम्प्लाई नहीं कर रहा है ए पे, मतलब ए तो कर रहा है बी पे इम्प्लाई, कि ए वाली बात बी पे लग रही है लेकिन बी वाली बात ए पे नहीं लग रही है। तो ये चेक करने के लिए हम देख सकते हैं गाइस, इसमें देखो हमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इस मैट्रिक्स को देखो, इस डिटरमिनेंट को देख लो। तो यहाँ पे क्या है, 2 0 है, अगर k इक्वल टू 0 हो गया तो मेरे भाई पूरी 0 हो जाएगी, और इसका क्या इन्वर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। हमें पता है कि इन्वर्स एग्जिस्ट कराने के लिए हमें a शुड नॉट मतलब डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट शुड बी इक्वल टू 0, लेकिन अगर पूरी एक रो 0 हो जाएगी तो ये इसका क्या इन्वर्स नहीं निकल सकता। तो k अगर 0 हो गया तो इन्वर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो अगर मुझे इन्वर्स एग्जिस्ट कराना है, इन्वर्स एग्जिस्ट करना है तो उसका मतलब k शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो बस बात सही है कि इनवर्स ऑफ m एग्जिस्ट कब करेगा, जब k इज नॉट इक्वल टू 0, और k इज नॉट इक्वल टू 0 तो m इज इक्वल टू इनवर्स। तो मतलब क्या है, पहली वाली बात भी आपकी दूसरी पे लग रही है और दूसरी वाली बात भी यहाँ पे पहले पे लग रही है। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी, a इम्प्लाइज b बट एज वेल एज b इम्प्लाइज a, मतलब a b को बता रहा है उसी तरह b भी a को बता रहा है। समझ गए उनका मेरी बात, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑलरेडी 0 हैं, क्या है 2 ऑलरेडी 0, इसका मतलब k तो कभी 0 हो नहीं सकता अगर हमें इनवर्स निकालना है। तो k शुड नॉट बी इक्वल टू 0 इफ यू फाइंड ट्रू द इनवर्स, अगर हमें फाइंड करना है इनवर्स को तो k 0 नहीं होना चाहिए। अगर k 0 हो गया तो इनवर्स फाइंड आउट नहीं हुआ। तो मतलब जो a वाली बात है कि a इनवर्स ऑफ m एग्जिस्ट कब करेगा, जब k शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होगा। अगर k शुड नॉट बी इक्वल टू 0 हुआ तो मतलब इनवर्स भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों बातें एक दूसरे पे क्या कर रही है, इम्प्लाइज कर रही है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइज, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें दे रखा है 38 क्वेश्चन दे रखा है, 2x + 3y = 7 और 2x + 2y = 2। तो कभी भी यहाँ पे जब इस तरह के क्वेश्चन मिले तो हमेशा अपना दिमाग लड़ाओ कि कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ 17 है, तो हम जानते हैं कि 8 और 9 क्या होता है, 17 होता है, 8 9 17। तो यहाँ पे 2 की अगर मैं x की पावर 3 दे देता हूँ और y की पावर मतलब जो y है वो 2 दे देता हूँ, तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। दैट मीन्स 2 8 9 17। दूसरे में देखेंगे तो अगर जो हमने ली है ये वाली ली है, इसको सेटिस्फाई किस पे करो, चेक करो, मतलब सेटिस्फाई या चेक करो किस पे, दूसरी इक्वेशन पे। तो अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ 2 की पावर 5 दैट इज 32 होती है, और y की पावर 2 दैट इज 2 और 3 दैट इज 27। तो 32 - 27 = 5। तो ये दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है, जो मैंने सोचा था सही है कि जो x की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 3। x की वैल्यू कितनी ली थी हमने, 3 ली थी। तो x की वैल्यू पूछी है तो आंसर इज 3। होप्स आपको मेरी बात समझ गई। ऐसी कंडीशन में हमेशा पहले इक्वेशन को चेक करो, अपने दिमाग में सोचो, और तब जो आपकी वैल्यू ली है अपने वो दूसरी इक्वेशन में जाके सेटिस्फाई कर दो। ओके,
होप्स आपको मेरी बात समझ आ गई। यहाँ पे पूछा 39, बहुत इजी क्वेश्चन है। बोला कि इस k की वैल्यू क्या होगी, तो हम जानते हैं 32 फैक्टोरियल, 32 माइनस हो जाएगा 6 का फैक्टोरियल, परम्यूटेशन इज इक्वल टू जो k होगा कॉम्बिनेशन में जो दे रखा है, तो हम इसे लिख सकते हैं 32 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 26 फैक्टोरियल। 36 मतलब 32 माइनस 6 इक्वल टू 26 फैक्टोरियल, और 26 फैक्टोरियल से 26 फैक्टोरियल गया और 32 से 32 फैक्टोरियल गया, तो k की जो वैल्यू हो जाएगी वो 6 फैक्टोरियल होगी। जो ये नीचे वाला 6 बचा ये इधर लेके आ जाएंगे, तो हम जानते हैं कि जो 6 का फैक्टोरियल होता है वो 720 होता है, तो आंसर इज 720 इज द करेक्ट आंसर। ओके, जिन लोगों को समझ नहीं आया कैसे किया तो देख लीजिएगा, आप इसको पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 6, 6 पंजे 30, 30 का 142 और 120 इंटू 6 720। ओके गाइज, दीज आर द लास्ट 2 क्वेश्चंस। हम आज के क्वेश्चंस करने वाले हैं। यहाँ पे हमें बोला है किसके इक्वल होगा, तो आप लोग ऑलरेडी 12 से करते हुए आ रहे हो, बहुत ईजी क्वेश्चंस है। दैट इज 1 प्लस रूट 3i, तो हम क्या करेंगे रेशनलाइज कर लेंगे, दैट इज 1 माइनस रूट 3i अपॉन 1 माइनस रूट 3i। तो 1 माइनस रूट 3i करेंगे तो 1 माइनस 3 ये 3 हो जाएगा, माइनस i हो जाएगा, प्लस पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज 4 आ जाएगा आंसर। मतलब नीचे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और इसको कर लीजिए तो ये आ जाएगा रूट 3 प्लस i और माइनस रूट 3 मतलब रूट 3 का 3i आ जाएगा ये, और क्या आ जाएगा माइनस 3i दैट इज प्लस, दैट इज हम कर सकते हैं रूट 3। ओके गाइस, और ये जाएगा नीचे 4, तो कर लीजिए इसको, ये जाएगा 2 रूट 3 माइनस ऑफ 2i डिवाइडेड बाय 4, 2 कॉमन लेंगे तो रूट 3i माइनस बाई 2। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, साइड से डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में हम रेशनलाइज करते हैं, ऑलरेडी आप लोगों को पता है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, और इस क्वेश्चन में हम देखेंगे क्या, इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, हमें बाइनरी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है, डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो गाइस इसमें जो हम ये रहता है, इसको मैं आपको 2 तरीके होते हैं, या तो ऑप्शन में निकाल के जो आपको पता है, हमें मैंने बताया था ना कि डेसिमल के बाद माइनस, जैसे 1 इंटू 2 की पावर माइनस 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर माइनस 2, तो यहाँ ऑप्शन में से चेक कर लीजिए इस तरह करके, ठीक है, कि तब आपके पास जो डेसिमल आएगा वो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है ऑप्शन में, किस ऑप्शन में। या तो ये कर लीजिए, या तो दूसरा मेथड जो है वो ये करेंगे कि हम जो हमको डेसिमल दे रखा है दैट इज 0.8125, ठीक है, तो बाइनरी क्या होता है 2 डिजिट का होता है, तो हम इसे करेंगे 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 5 या 10, 2 2 4 8 5 और 2 और 8 2 16, तो 1.625, तो ये आ जाएगा आपका। तो जो इसमें डेसिमल से पहले रहेंगे उसको हम साइड में लिख लेंगे, बाकी रेस्ट ऑफ दी को वापस लेके आ जाएंगे, दैट इज 6250 पॉइंट। फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये हो जाएगा आपका 125 आ जाएगा 0, दैट इज मतलब क्योंकि 625 को जो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1250 आएगा, तो 1250 लिख दिया, और यहाँ पे 3 जीरो, आप इस जीरो को हटा दीजिए, कोई लेन देन है, 3 जीरो डेसिमल से पहले तो 3 जीरो लगा दिए, तो 125 1 फिर से मिला हमें, डेसिमल से पहले जो नंबर है उसको हम यहाँ पे लिखते रहते हैं, ठीक है, डेसिमल से जो पहले नंबर है उसको हम लिखते रहते हैं। तो फिर आ गया आपके पास यहाँ पे डेसिमल के बाद, अभी भी जब तक ये 0 ना बन जाए तब तक हम करते रहेंगे, तो ये आ जाएगा 0.250 इंटू 2, दैट इज करेंगे तो ये आ जाएगा 0.50 50, तो यहाँ पे हमें मिला नहीं तो हम 0 लिख देंगे। फिर 50 आ गया तो 0.5 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 1.00, तो ये 0 आप कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा 0 रहेगा, और लास्ट में यहाँ 1 बचा तो 1, तो बस ये आपका जो आंसर हो जाएगा 1101 का 2। लेकिन हम डेसिमल, ये डेसिमल के बाद वाली चीज़ें कर रहे हैं, याद रखना, ठीक है ना, डेसिमल के बाद वाली चीज़ करें तो डेसिमल आएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन चेक कर लीजिए, 010 ये वाला है नहीं, ये वाला है नहीं, ये वाला नहीं, तो पहला वाला ऑप्शन ये हमारा है आंसर, जो कि ये निकला। होप्स आपको समझ आ गया होगा गाइस, क्योंकि डेसिमल के बाद था इसलिए डेसिमल पे ही लगाया, तो 0.1102 इज द करेक्ट आंसर। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कहीं पे कोई डाउट है, आपको समझ नहीं आया तो कमेंट करें, क्वेश्चन नंबर लिख दें और कमेंट कर दें, या फिर मैंने ऑलरेडी आप लोगों को 8532949980 व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, और टेलीग्राम चैनल भी आपको दे रखे हैं, वहाँ पे जाके आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो आप लोगों को जो सॉल्यूशन होगा वो मैं प्रोवाइड करा पाऊँगा, ठीक है ना।
बट मुझे पता चलना चाहिए आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और लाइक कमेंट जरूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे आप लोगों के लिए इसी तरह के पेपर लाने का, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों के लिए सॉल्यूशन लाता रहूँगा, लेकिन आप वीडियो में अच्छे रिस्पॉन्स दें तभी तो मैं वो काम करूँगा, मोटिवेशन आएगी तभी तो काम करूँगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, थैंक यू।